राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं संभावित जो प्रश्नोत्तर है, 12th बोर्ड परीक्षा में आने वाले जो संभावित प्रश्नोत्तर है उनकी चौथी श्रृंखला आज हम पढ़ेंगे। चौथी श्रृंखला में लगभग 54 प्रश्न है वो सिलेक्ट किए गए हैं। अब आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से विषय के प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आधुनिक काल जो है वो आपके कोर्स में है, सिलेबस में है, और उसमें से केवल आधुनिक काल में से ही 16 अंकों के जो प्रश्न है वो आपको पूछे जाएंगे। उनमें से बहुत ही अच्छे प्रश्न है वो सिलेक्ट किए गए हैं ताकि आपके लिए आपकी सफलता को निखारने में बहुत अधिक कारगर सिद्ध हो सके। और उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न पढ़ने के पश्चात आपको एक एक नंबर के जितने भी प्रश्न हैं वो लगभग सरल हो जाएंगे। तो आज हम आधुनिक काल में से लगभग 54 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इन 54 प्रश्नों के आधार पर यूं कह सकते हैं कि प्रिय विद्यार्थियों, जैसे 20 अंकों के जो प्रश्न आएंगे आपके वो एक एक नंबर के और मल्टीपल चॉइस वाले होंगे, जिसमें एबीसीडी दिया हुआ होगा या क ख ग दिया हुआ होगा। तो आपको 20 नंबर के ये जो प्रश्न होंगे ये बहुत कठिन भी प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों का उत्तर सटीक होगा, इसलिए आपको ये प्रश्न पढ़ना बहुत आवश्यक है। बड़े प्रश्न जो होते हैं, लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, उनका उत्तर तो आप और भी अपनी शैली में दे सकते हैं। उनमें आपकी शैली काम करती है कि किस शैली में आपने उत्तर लिखा है। लेकिन ये जो एक एक अंकों के जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों में शैली काम नहीं करती, इनमें सटीक उत्तर काम करता है कि आपका उत्तर सटीक है कि नहीं है। इनका उत्तर भी निश्चित होता है, लगभग निश्चित उत्तर होता है। तो इसलिए निश्चित उत्तर वाले प्रश्नों को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है, और जब तक हमारा पाठ पूर्णतः क्लियर नहीं होता है तब तक इन प्रश्नों के उत्तर हम नहीं दे सकते। इसलिए आज जो आधुनिक काल के जितने भी मुख्य प्रश्न बनने वाले हैं, यानी 50 से अबव जितने भी मुख्य प्रश्न बनने वाले हैं, वो सारे के सारे प्रश्न आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं। एक ही प्रश्न में कई उत्तर भी, अर्थात कई प्रश्न भी आपको बताए जाएंगे। यहाँ कहने की संख्या तो 50 है, लेकिन प्रश्न जो है वो आपके लगभग 100 क्लियर हो जाएंगे। यानी इनसे बनने वाले जो प्रश्न है वो लगभग 100 के लगभग क्लियर हो जाएंगे। और आपके लिए मात्र एक कितना समय है, आधा घंटा का समय है। आधा घंटा में आपके जो 16 अंक है, अर्थात ये जो 20 अंकों के जो प्रश्न है उनमें से सारे प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। तो इसलिए आप इसको देखें। और आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 पर आपके ये व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, आप इस पे भी ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा जो आपके लिए रहेगा वो ये रहेगा कि साहित्य क्लासेस जो चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके और इसमें जो घंटी का बटन है वो दबा दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा, और इस चैनल से जो भी वीडियो अपलोड होते हैं वो शिक्षा से संबंधित होते हैं, जो आपके जीवन में काम आने वाले वीडियोज होते हैं। आप जैसे मान लो 12th परीक्षा पास कर लेंगे, इसके बाद कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज से संबंधित वीडियोज भी आपके लिए अपलोड होते रहेंगे। तो आप इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए भविष्य में भी जो भी कोई वीडियो अपलोड हो आप उसे आसानी से पढ़ सकें, आसानी से देख सकें। तो आइए चलते हैं आज के इन प्रश्नों पर, किस प्रकार के प्रश्न हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें देखिए, इसमें कुछ प्रश्न पहले रह गए थे, यानी अपने जैसे कुरुक्षेत्र तक तो आगे थे, सुमित्रानंदन पंत के कुछ 5-7 प्रश्न रह गए थे, तो उन प्रश्नों को जरूर शामिल किया गया है। जैसे ये 8 ही प्रश्न शामिल किए गए हैं ताकि आपके वो सुमित्रानंदन पंत भी पूरा क्लियर हो जाए। इसके पश्चात सारे के सारे प्रश्न आधुनिक काल के हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, सुमित्रानंदन पंत का प्रारंभिक नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और उनका प्रारंभिक नाम था गुसाई दत्त। क्या नाम था? गुसाई दत्त। सुमित्रानंदन पंत का प्रारंभिक नाम क्या था? गुसाई दत्त। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता कौन सी थी? और वो प्रथम कविता थी गिरजे का घंटा। कौन सी कविता थी? गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा, जो कि 1916 में लिखी गई थी। पंत और निराला के परिवर्तन में क्या अंतर है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंत के और निराला के परिवर्तन में आपको सीधा सा बता दूं कि जो पंत का परिवर्तन था वो अस्थिर था, और निराला का जो परिवर्तन था वो एक ही दिशा में था। तो हम ये कह सकते हैं कि पंत के परिवर्तन में अस्थिरता और अनिश्चितता है,
इसको कैसे लिखेंगे? पंत के परिवर्तन में अस्थिरता और अनिश्चितता है, जबकि निराला का जो परिवर्तन है वो एक ही दिशा में अर्थात एक विशेष दिशा में अग्रसर होता है। एक विशेष दिशा में अग्रसर होता है। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1968 ईस्वी में तो इनको पद्म भूषण सम्मान मिला था, और साहित्य अकादमी और भी बहुत सारे इनको पुरस्कार मिले थे। तो 1968 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सी ईस्वी में? 1968 ईस्वी में। और 1961 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देखिए, इससे संबंधित पद्म भूषण का भी पूछा जा सकता है। भाई ज्ञानपीठ का मैंने पूछा है तो प्रश्न आपके 1961 में जो पद्म भूषण मिला था उससे संबंधित भी आ सकता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी आ सकता है, सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार से भी आ सकता है। तो इनको साहित्य अकादमी, सोवियतलैंड नेहरू और ज्ञानपीठ, पद्म भूषण, ये सभी सम्मान है वो मिले थे। भारत माता कविता किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? देखिए, और ये ली गई है ग्राम्य। किस ग्रंथ से ली गई है? ग्राम्य कविता संग्रह से ली गई है। ग्राम्य जो काव्य संग्रह है उससे ली गई है। भारत माता का आंचल कैसा दिखता है? भारत माता का आंचल हरा भरा, धूल भरा और मेला सा दिखता है। कैसा दिखता है? हरा भरा, धूल भरा और मेला सा दिखता है। मेला सा दिखता है। हरे हरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को, कवि ने हरे हरे झरने किसको कहा है? किसको कहा है? सेम की बेल के जो कोम्पल है उनको कहा है। सेम की बेल के कोम्पलों को किनको कहा है? कोम्पलों को कहा है। प्रगतिशील चेतना के प्रतिनिधि कवि किसे कहा गया है? ये अब यहां से आधुनिक काल है सुराई पूरा का पूरा, और वो कहा जाता है प्रतिनिधि कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को। प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है या किसे स्वीकार किया गया है? और वो माना गया है परीक्षा गुरु। कौन सा माना गया है? परीक्षा गुरु। कब लिखा गया था? 1892 ईस्वी में। किसने लिखा था? श्रीनिवास दास ने। देख लिए, इसमें 3 प्रश्न है वो क्लियर हो रहे हैं। श्रीनिवास दास ने। भारतेंदु युग में सर्वाधिक सफलता किस साहित्यिक विधा में मिली? और वो मिली थी निबंध विधा में। किस में मिली थी? निबंध विधा में। निबंध विधा में मिली थी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने स्टील और एडिशन किसे कहा है? आचार्य शुक्ल ने स्टील और एडिशन किसे कहा है? तो आप ये लिख सकते हैं क्रम से बाल कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण को। क्रम से बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण को। प्रताप नारायण को किसको कहा गया है? बालकृष्ण भट्ट। इनको तो स्टील कहा गया है, इनको एडिशन कहा गया है। ऐसी कौन सी पत्रिका थी जो गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करती थी? और वो थी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित पत्रिका थी जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। क्या नाम था? हिंदी प्रदीप। अब जैसे मान लो ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे ये जो पीडीएफ होगी, पीडीएफ में केवल और केवल हिंदी प्रदीप इतना ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ जो बात है वो आपको समझाई जाती है। भाई प्रत्येक प्रश्न में 2-2, 3-3 प्रश्न है वो डाले हुए हैं, तो उन सभी को भी समझाया जाता है ताकि आपके सारे के सारे प्रश्न क्लियर हो जाएं। तो हिंदी प्रदीप है, हिंदी प्रदीप है वो किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है।
तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि हिंदी प्रदीप जो है किसके द्वारा संपादित हुआ? बालकृष्ण भट्ट। जागरण सुधार काल के नाम से किस युग को जाना गया है? जागरण सुधार काल के नाम से, और वो नाम है द्विवेदी युग। कौन सा नाम है? द्विवेदी युग को। अब द्विवेदी युग कब से कब तक था? 1900 से 1918। कब से था? 1900 से 1918 ईस्वी। तो ये ध्यान में रखना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में। अब सरस्वती पत्रिका का संस्थापन कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। यानी कब शुरू हुई थी ये? 1900 ईस्वी में शुरू हुई थी। प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचना किसने की? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन कब बने थे? और वो बने थे 1903 ईस्वी में। कब बने थे? 1903 ईस्वी में। और ये कब संपादित हुई? 1900 ईस्वी में। प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचना किसने की? और वो की थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत। क्या नाम था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत ने। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? और प्रथम महाकाव्य जिसका नाम है प्रिय प्रवास। कौन सा नाम है? प्रिय प्रवास। कब लिखा गया था ये? 1914 ईस्वी में। किसके द्वारा लिखा गया था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत के द्वारा। एक एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न डाले हुए हैं। तिलस्मी उपन्यासों की शुरुआत किसने की? और वो शुरुआत की थी देवकी नंदन खत्री ने। जैसे इन्होंने चंद्रकांता संतति जो पुस्तक लिखी थी। दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिता के किस अधूरे उपन्यास को पूरा किया? और वो कौन सा उपन्यास था? जिस उपन्यास का नाम था भूतनाथ। क्या नाम था? भूतनाथ। उस उपन्यास का क्या नाम था? भूतनाथ। जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन थे? जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक थे गोपाल राम गहमरी। क्या नाम था उनका? गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासकार थे। गोपाल राम गहमरी किस अंग्रेजी उपन्यासकार से प्रभावित थे? और वो थे आर्थर कानन डॉयल से। किससे थे? आर्थर कानन डॉयल से। आर्थर कानन डॉयल से बहुत अधिक प्रभावित थे। अगला प्रश्न देखिए। इंदुमती कहानी शेक्सपियर के किस उपन्यास के आधार पर लिखी गई है? और वो लिखी गई है टेम्पेस्ट के आधार पर। किसके आधार पर? टेम्पेस्ट उपन्यास के आधार पर। यानी 1900 ईस्वी में लिखी गई थी ये इंदुमती। कब लिखी गई थी? 1900 ईस्वी में लिखी गई थी। और वो किस उपन्यास के आधार पर लिखी गई थी? टेम्पेस्ट के आधार पर। उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में छपी थी? और ये छपी थी सरस्वती पत्रिका में। ये आपके कहानी है भी परीक्षा में, आपके जो सिलेबस में भी है। सरस्वती में छपी थी। और छपी कब थी? 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में। इसके लेखक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपने समय की श्रेष्ठ कहानियों में आती है। अपने समय की श्रेष्ठ कहानियों में कौन सी कहानी है? उसने कहा था कहानी है, जो कि सरस्वती पत्रिका में 1915 में छपती है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी है वो इसके संपादक थे, छापने वाले थे, मतलब लिखने वाले थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ कब से माना है? उन्होंने छायावाद का प्रारंभ माना है 1918 ईस्वी से। अब 1918 से कई 1936 तक मानते हैं, कई 38 तक मानते हैं। तो 1936 तक ही मानते हैं। किस युग को भारत की अस्मिता की खोज का युग कहा गया है? और वो कहा गया है छायावाद को। कौन से युग को कहा गया है? छायावाद को कहा गया है। एक भारतीय आत्मा उपनाम से किस कवि को जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा उपनाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को। एकांकी का सुव्यवस्थित प्रचलन किस युग में शुरू हुआ? और वो हुआ था छायावादी युग में। कब हुआ था? छायावादी युग में। स्वच्छंदतावादी प्रेम मूलक उपन्यासों के लेखक कौन थे? वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वो स्वच्छंदतावादी प्रेम मूलक उपन्यासों के
लेखक माने गए हैं। आत्मकथा का प्रकाशन किस रचना से माना गया है? आत्मकथा का प्रकाशन या आत्मकथा है वो कौन, आत्मकथा की शुरुआत किससे मानी जाती है? अर्ध कथानक से। किस रचना से? अर्ध कथानक से। और अर्ध कथानक की रचना करने वाले कौन थे? बनारसी दास जैन। कौन थे? बनारसी दास जैन। बनारसी दास जैन ने ये कब लिखी थी? 1914 में। तो यानी ये रचना है वो इससे आत्मकथा का की शुरुआत मानी जाती है। सर्वप्रथम प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसने की? सर्वप्रथम, विश्व की बात चल रही है, तो ये की थी E.M. फॉरेस्टर ने। किसने की थी? E.M. फॉरेस्टर ने की थी। कहां की थी? 1935 ईस्वी में पेरिस में। कहां की थी? पेरिस में 1935 ईस्वी में। तो सर्वप्रथम प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना है वो कहां हुई थी? E.M. फॉरेस्टर के द्वारा पेरिस में हुई थी 1935 ईस्वी में। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? और वो भारत में हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। इसके जो ये कहां हुई थी? लखनऊ में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। 1936 ईस्वी में लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद थे। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छंदता, प्रेम और मस्ती के कवि के रूप में किस कवि को जाना जाता है? और वो जाना जाता है बालकृष्ण शर्मा नवीन को। किसको जाना जाता है? बालकृष्ण शर्मा नवीन को। नाटक विधा के लिए समृद्ध काल किस युग को कहा गया है? नाटक विधा के लिए छायावादी युग को कहा गया है। किसको? छायावादी युग में सर्वाधिक नाटक का समृद्ध काल माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है। कौन सी है? ग्राम। और ये कौन सी पत्रिका में छपी थी? इंदु पत्रिका में छपी थी। कब छपी थी? 1911 में छपी थी। 1911 ईस्वी में। छायावादी युग के सर्वप्रमुख निबंधकार कौन थे? छायावादी युग के सर्वप्रमुख निबंधकार, और वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी आर का मतलब राम और सी का मतलब चंद्र, रामचंद्र शुक्ल। प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित था? प्रगतिवाद, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये था मार्क्सवाद से प्रभावित। कौन से वाद से? मार्क्सवाद से। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। क्या नाम था? वैद्यनाथ मिश्र। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में। और 1943 ईस्वी में किसने? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा। इसमें आप इतना लिख दो, 1943 ईस्वी में अज्ञेय ने इसका संपादन किया। और ये 3 तार सप्तक हुए थे। 3 तार सप्तक 43 के बाद 51 में हुआ, 51 के बाद में 59 में हुआ, इसके बाद 79 में 4 हो गए थे। लेकिन अपन 3 तक देख सकते हैं कि 1943 में, फिर 51 में, फिर 59 में, ये तीनों ही अज्ञेय के द्वारा संपादित होते हैं। तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञेय। कौन थे? अज्ञेय। भारतेंदु के पश्चात दिशा निर्देशक नाटककार कौन थे? भारतेंदु के पश्चात, और वो थे जयशंकर प्रसाद। कौन थे? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद थे। हिंदी नाटकों को रोमांस के कटघरे से बाहर निकालने वाले प्रथम नाटककार कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह है उपेंद्रनाथ अश्क। कौन थे? उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क ने पहले जो रोमांस या रोमानी नाटक लिखे जाते थे, उन रोमानी नाटकों की जगह यथार्थ, समाजवादी और यथार्थवादी नाटक लिखने शुरू हुए, और रोमांस के कटघरे से बाहर निकालने वाले थे। कौन थे? उपेंद्रनाथ अश्क थे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 41 से, प्रश्न संख्या 41,
फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार कौन थे? फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार, और वो थे जैनेन्द्र और अज्ञे। कौन थे? जैनेन्द्र कुमार और अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्या है? ऐसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये इनका पूरा नाम है। प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार कौन थे? प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार, और प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार थे फणीश्वरनाथ रेणु। कौन थे? फणीश्वरनाथ रेणु। मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन थे? फणीश्वरनाथ रेणु ही थे। फणीश्वरनाथ रेणु। और कब लिखा था? 1954 ईस्वी में। मेला आंचल उपन्यास कब लिखा गया था? 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है श्रीलाल शुक्ल का रिपोर्ताज शैली में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? रिपोर्ताज शैली में, और वो है राग दरबारी। कौन सा है? राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास है, वो रिपोर्ताज शैली में लिखा गया है। किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री पिरोई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। और मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री पिरोने वाले हैं आपके इलाचंद जोशी। कौन है? इलाचंद जोशी। जैसे मान लो बीच में ये कोई आपको पूछ ले कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन कौन से, या मनोविश्लेषणात्मक शैली में लिखने वाले जो लेखक कौन कौन हैं, तो एक तो इलाचंद जोशी है, इलाचंद जोशी के अलावा अज्ञे है, और अज्ञे के अलावा आपके इलाचंद जोशी और अज्ञे और एक जैनेन्द्र कुमार। कौन थे? जैनेन्द्र कुमार। ये मनोविश्लेषणात्मक शैली में लिखने वाले, चाहे उपन्यास लिखो, कहानी लिखो, कुछ भी लिखो, ये तीनों ही है वो मनोविश्लेषणात्मक शैली के लेखक हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? छायावाद की परिभाषाओं में एक परिभाषा है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। और ये परिभाषा किसने दी थी? वो दी थी डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने दी थी? डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने। 1950 के बाद की कविताएं किस नाम से जानी जाती है? नई कविता के नाम से। किस नाम से? नई कविता के नाम से। अब नई कविता में भी कई प्रकार की है, जैसे अब कहानी है या कविता है ना, सचेतन कविता है, और इन कविताओं को भी अलग अलग समानांतर कविताएं हैं, इनका अलग अलग नाम है, वो भी अलग अलग है। जैसे अब अंतिम चरण में है, उपन्यास शब्द का अर्थ क्या है? उपन्यास शब्द का अर्थ क्या है? उपन्यास शब्द का है उप प्लस न्यास, यानी पास में रखी हुई वस्तु, पास में रखी या निकट। तो उपन्यास उप प्लस न्यास। सचेतन कहानी का प्रवर्तन किसने किया? सचेतन कहानी, और वो क्या था? महीप सिंह ने। किसने किया था? महीप सिंह। और महीप सिंह ने कब किया था? 1964 ईस्वी में। कब किया था? 1964 ईस्वी में। अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? और वो थे आपके निर्मल वर्मा। कौन थे? निर्मल वर्मा। समानांतर कहानी के सूत्रधार कौन थे? समानांतर कहानी के सूत्रधार थे कमलेश्वर। कौन थे? कमलेश्वर। कमलेश्वर। और कमलेश्वर ने ये कब? 1971 ईस्वी से। 1971 ईस्वी में। भारतेंदु युग का उदय कब हुआ? भारतेंदु युग का उदय है वो 1868 ईस्वी से माना गया है। 1868 ईस्वी में, यानी सरस्वती पत्रिका के साथ ही माना गया है। सरस्वती यानी इसमें कवि वचन सुधा पत्रिका के साथ, कवि वचन सुधा जो पत्रिका थी, उस पत्रिका के साथ ही इसका उदय माना गया है। कवि वचन सुधा पत्रिका 1868 ईस्वी में ही हुई थी।
कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? और वो किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ किस काव्य को माना गया है? और वो काव्य कौन सा है? साकेत है। कौन सा है? साकेत है। किसका लिखा हुआ है? और ये लिखा हुआ है आपके मैथिली शरण गुप्त का। किसका लिखा हुआ है? मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ है। तो ये 54 प्रश्न थे। इन 54 प्रश्नों में उम्मीद करता हूं कि आपके ये जो एक एक अंकों के प्रश्न आने वाले हैं उनमें आपके लिए हेल्प होगी, सहायता होगी। इसके अलावा अगला वीडियो जो 5वां वीडियो जो जारी होगा उसमें क्या होगा? उसमें आपके एक तो अलंकार, हिंदी साहित्य के अलंकारों से संबंधित प्रश्न, छंद से संबंधित प्रश्न, काव्य गुणों से संबंधित प्रश्न, इन तीनों से संबंधित प्रश्न है वो अब एक अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जारी होगा जिसमें इन तीनों से संबंधित लगभग 50 प्रश्न है वो आपके आएंगे और उनमें से लगभग इनसे संबंधित प्रश्न है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ही अच्छा सहायक सिद्ध होगा। आप मेरे साथ बने रहें यूं ही, और आप जब तक इसी प्रकार स्नेह देते रहेंगे, रेस्पेक्ट देते रहेंगे, तो आपके लिए मेरी तरफ से जो ये कोशिश है वो अनवरत जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।